हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और अभी मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैं एसएससी के पीवाईक्यू डिस्कस कर रही थी। सीजीएल, जेई, सीपीओ सभी एग्जाम में जो भी हिस्ट्री के, पॉलिटी के या साइंस के क्वेश्चंस बने हुए थे उनको हमने डिस्कस किया, क्योंकि एसएससी का एक पैटर्न होता है कि वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करता है। तो इससे फायदा होता है क्योंकि समटाइम जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो एनसीईआरटी में है लेकिन हम उनको स्किप कर जाते हैं। आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो तो ऐसा ना कोई एक टॉपिक जरूर होता है जो वो स्किप हो जाता है, ठीक है, इंटेंशनली नहीं बट हाँ पढ़ाते समय ऐसा हो जाता है समटाइम। तो इसलिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ बच्चों का रिसेंटली एग्जाम था और हमने जो पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की थी इससे इनको काफी फायदा हुआ, यहाँ से उनको क्वेश्चन भी देखने को मिले। इसलिए हमने यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2023 और 2022 के ज्योग्राफी में जो भी क्वेश्चंस बने हुए थे उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने साइंस कवर कर लिया है, ठीक है, हमने पॉलिटी कवर किया है, हमने हिस्ट्री कवर किया है और अब हम यहाँ पे ज्योग्राफी पे बात करने वाले हैं, ठीक है, इतनी चीजें। तो इसलिए मैंने यहाँ पे टाइटल दिया है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि लगातार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वीडियो के बीच में आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे और उन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ओके। एंड पीडीएफ अगेन टेलीग्राम है, टेलीग्राम से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली सर्च कर लीजिएगा पूजा जैन CA 247, यहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ओके। पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करते करते पूरे क्वेश्चंस जो भी ज्योग्राफी में 2023 और 22 में एसएससी के अलग अलग एग्जाम जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, जेई में आए हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, ओके। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एज द रिवर एंटर द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न एंड फॉर्मिंग लार्ज बेंड नोन एज द। जब नदी प्लेन में गुजरती तो आपने देखा होगा कि नदी कुछ इस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न लेती है। जब हम छोटे में ड्राइंग करते थे तो रिवर को ऐसे ही ड्रॉ करते थे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ये जो एस शेप का आपको ट्विस्ट एंड टर्न दिख रहा है इसको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछा गया है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है? मियांडर्स कहा जाता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कोई नदी है जो कि प्लेन में एंटर कर रही है और उसमें आपको ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम मियांडर बोलते हैं। अब नदियों से कट के कई बार एक लूप की जैसे स्ट्रक्चर्स भी बन जाते हैं। तो ये जो लूप जैसा स्ट्रक्चर है जब रिवर से कट ऑफ होके बनता है तो इसे हम ऑक्सबो लेक के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? हम ऑक्सबो लेक के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आपको याद रखना है एक लेक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से एसोसिएटेड, कन्वर ताल या कन्वर लेक। तो कन्वर लेक आपको बिहार में बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। और ये जो कन्वर लेक है इसको 2020 में वेटलैंड साइट मतलब रामसर साइट डिक्लेयर किया था। और अभी बिहार राज्य में 3 आपको रामसर साइट या वेटलैंड देखने को मिलेगी, ठीक है। उनमें से एक कन्वर ताल या कन्वर लेक है। ये एशिया की बिगेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक आपको देखने को मिल जाएगी। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये एडिशनल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार क्वेश्चन यहां से बन जाए, इसलिए याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक और क्वेश्चन है, वो भी आपका लेक से एसोसिएटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेंथाला लेक। तो वेंथाला लेक के बारे में 2 स्टेटमेंट है, हमको बताना है करेक्ट कौन सा है। पहला है इट वॉज प्रोड्यूस बाय अ कट ऑफ द चालकुदी रिवर। तो यहाँ पे चालकुदी रिवर से कट ऑफ होके इसका फॉर्मेशन हुआ है और ये आपकी एक एक्स वो लेक है, कहां पर है? तमिलनाडु में। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, जो चालकुदी रिवर है उससे कट ऑफ होकर ये स्ट्रक्चर बना है और जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो इसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर ये लेक तमिलनाडु में ना होके कहां पर है? केरला में सिचुएटेड है। आंसर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है इतना चीजें? ठीक है, इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑफ अर्थ? तो हमारा जो क्रस्ट है, क्रस्ट मतलब अर्थ का सरफेस जिसपे हम रहते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, वो आपका अर्थ क्रस्ट है। अब अर्थ क्रस्ट को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक ओशियन क्रस्ट, मतलब जो समुद्र की सतह है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ओशियन क्रस्ट जो होगा वो पतला होगा और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होगा वो थोड़ा सा थिक होगा, थोड़ा सा मोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की आपको थिकनेस पूछी है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमको सही आंसर करना है।
तो देखो 300 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 5 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर तो बहुत कम है, तो क्या होगा आंसर 30 किलोमीटर। बेसिकली 10 से लेकर 70 किलोमीटर तक आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। डन। तो सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, फिर होता है मेंटल, फिर होता है आपका कोर, और इस तरीके से ये इंटीरियर ऑफ अर्थ है। और इंटीरियर ऑफ अर्थ से हर साल बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग सेट में बनते ही हैं। तो क्रस्ट के बारे में 2-4 बातें पढ़ लेते हैं फिर हम। ठीक है, तो अपर मोस्ट लेयर अर्थ सरफेस की क्रस्ट कहलाती है। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर। ये लगभग 35 किलोमीटर तक आपको देखने को मिल जाएगी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और लगभग 5 किलोमीटर तक आपको ओशियन फ्लोर या ओशियन क्रस्ट देखने को मिलता है। अब ये जो क्रस्ट है इसमें सियाल का मतलब होता है सिलिका एंड एल्यूमिनियम, तो सिलिका और एल्यूमिना आपको यहाँ पे क्रस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी चीजें, तो सिलिका और एल्यूमिना आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये हमारे अर्थ के वॉल्यूम का 1% है। तो क्रस्ट क्या है, अर्थ के वॉल्यूम का केवल और केवल 1% आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर कुछ विंड के बारे में बात की गई, जो आपकी लोकल विंड है उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। काल वैसाखी ये आपकी ऑटम विंड है, ट्रेड विंड, विंटर स्नो स्टॉर्म, लू हॉट विंड और लू विंटर स्टॉर्मी विंड। ये क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है और एसएससी ने, सीजीएल ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो और अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस भी किया था हमारे करंट अफेयर्स में। जिनको नहीं पता, डेली मॉर्निंग 9 AM हमारा करंट अफेयर्स होता है। वहां पे हमने डिस्कस किया था कि नॉर वेस्टर, ये जो आपकी लोकल विंड होती है गर्मी के समय में, मार्च अप्रैल मई जून में जो बहुत तेज हवाएं, आंधियां चलती हैं, गर्म हवाएं, उनको हम लोकल विंड के नाम से जानते हैं। वो अलग अलग एरिया में अलग अलग नामों से जानी जाती है, जैसे कि काल वैसाखी जिसको हम नॉर्थ वेस्टर भी कहते हैं, जनरली आपको वेस्ट बंगाल उड़ीसा के एरिया में देखने को मिलती है। तो नॉर्थ वेस्टर जो विंड है वो कैसे जनरेट हो रही है, इनका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है, इसके लिए एक रिसर्च फैसिलिटी सेटअप की जा रही है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जो कि 2026 तक रेडी हो जाएगी। कहां पर, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, तो ये आपका करंट अफेयर से भी एसोसिएट हो जाता है। तो सही आंसर क्या है, लू। जो हमारे नॉर्थ इंडिया में गर्म तेज आंधी हवाएं चलती हैं उनको हम लू कहते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लू जनरली यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली में आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ फॉरेस्ट लोकेटेड इन मिड एल्टीट्यूडनल कोस्टल रीजन इज। तो हमारे कोस्टल एरिया में कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो टाइप ऑफ फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 प्रकार के फॉरेस्ट हमें बताना है। कोस्टल एरिया, अगर आप ईस्टर्न घाट जाओगे, वेस्टर्न घाट जाओगे, तो कैसे फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, ऐसे फॉरेस्ट मिलेंगे जहां पर जिनको रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज कोस्टल एरिया में जनरली सबसे पहले मानसून हिट होता है, वहां पे थोड़ा सा हैवी रेनफॉल भी देखने को मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट वो होते हैं जो सदाबहार वन होते हैं, हरी पत्तियां पाई जाती हैं, इनको बारिश भी अच्छी खासी मिल जाती है। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको यहाँ पर कोस्टल एरिया में देखने को मिलेंगे। लुक, ये आपका वेस्टर्न घाट है, इस वेस्टर्न घाट में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये नॉर्थ ईस्टर्न, देखो ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से मानसून यही तो एंटर करता है। कोई भी साइक्लोन, जैसे कि साइक्लोन रेमल था, तो साइक्लोन रेमल ने भी तो यही हिट किया था। तो आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और आपका ये जो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का एरिया है, यहां पर भी आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। डन इतनी चीजें, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये जो फॉरेस्ट है ये मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं। यहाँ पर 300 से 900 mm आपको रेनफॉल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर -40 से 20 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ये आपके नदर्न और सदर्न दोनों हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं, यूएसए, साउथ चाइना, इसके अलावा साउथ ईस्ट ब्राजील और इंडिया के भी कुछ पार्ट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो पेड़ हैं वो ओक, पाइन और यूकेलिप्टस के पेड़ आपको देखने को, ट्रीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया। तो हैवी रेनफॉल एरिया आप देखेंगे वेस्टर्न घाट, हमारा लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, अपर असम, आसाम का एरिया जो है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तमिलनाडु का कोस्ट, ये जो एरिया है यहाँ पर आपको टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ये जो फॉरेस्ट होते हैं इनमें सॉइल वेदरिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। अब इस सॉइल वेदरिंग प्रोसेस क्या होती है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि जब हमारी रॉक ब्रेक डाउन होती हैं और अर्थ सरफेस में मिल जाती हैं, तो इसको हम वेदरिंग इफेक्ट कहते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा एक्टिव होती है आपके टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट है
प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, तो ये थोड़ा अपने आप में अलग एक क्वेश्चन है, हमको समझना चाहिए इस क्वेश्चन को। पहले तो प्रोडक्टिविटी क्या है? कोई भी चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो वही आपकी प्रोडक्टिविटी है। तो प्रोडक्टिविटी लेवल पे बात करें तो अगर हम प्राइमरी लेवल पे बात करते हैं तो प्राइमरी लेवल पे सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है हमारे पास? हमारे प्लांट्स हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पानी और सनलाइट की साथ मिलके क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और उस खाने का मतलब उस स्टार्च का उपयोग एनिमल्स करते हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है? प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर आपके कौन है? प्लांट है। पहले इस टॉपिक को समझ लेते हैं, फिर हम आंसर की तरफ बात करेंगे। इसका सही आंसर बता देती हूं मैं। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहां पर हमने समझ लिया कि प्रोडक्टिविटी क्या है? एनर्जी सप्लाई, प्राइमरी से सेकेंडरी के बीच में, फिर सेकेंडरी से टर्सरी, और फिर वापस से प्लांट तक जो एनर्जी का सप्लाई होता है वो आपकी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, इतनी चीजें ओके। जैसे कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपके प्लांट शो करते हैं, एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होते हैं? जैसे कि जो आपके छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, ये प्लांट से ही तो फूड को कंज्यूम करेंगे, उसके बाद वो नाइट्रोजन वेस्ट को प्रोड्यूस करेंगे। ये बायोमास कहाँ आएगा? अर्थ सरफेस पे आएगा और वापस से ये प्लांट पे मिल जाएगा। ऐसे ही तो कार्यक्रम होता है। तो ये आपकी सेकेंड प्रोडक्टिविटी हो गई। अब यहाँ पे जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो रही है जिसमें प्लांट्स खाना पका रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट। तो ग्रॉस मतलब होता है टोटल, और टोटल में से कुछ माइनस कर दो तो वो बन जाता है नेट। तो ग्रॉस का मतलब टोटल ये जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, वो तो हो गया आपका ग्रॉस। और नेट क्या होगा? अब जब आप ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन या ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस जो भी आपकी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रही है, प्लांट को खुद को मेंटेन भी करना है, तो कुछ ना कुछ तो लॉसेस हो ही रहे होंगे ना, एनर्जी लॉसेस। तो आप ग्रॉस में से लॉसेस को माइनस कर दो तो नेट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आपको पूछा है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम इज कंपोज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नेट भी है और ग्रॉस भी है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। डन। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार एनवायरमेंट से एसोसिएटेड। चलो नेक्स्ट है, इन ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम व्लादिवोस्टोक ऑन विच कोस्ट। यहां पर आपने अगर ट्रांस साइबेरियन रेल के बारे में सुना होगा तो ये रशिया में है, और व्लादिवोस्टोक रशिया के एक छोर को दूसरे छोर से कनेक्ट करने का काम करती है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है जो व्लादिवोस्टोक है ये किस कोस्ट पे है? अटलांटिक, अंटार्कटिक, आर्कटिक या फिर पैसिफिक ओशियन में। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा रशिया का मैप। अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो मैं बता देती हूँ। देखो, ये है व्लादिवोस्टोक और ये यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग तक कनेक्ट हो रही है। ये पूरी जो रेलवे लाइन आपको दिखाई दे रही है इसको ही हम ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और देखो ये सी ऑफ जापान, और सी ऑफ जापान क्या है? ये पैसिफिक ओशियन का ही तो एक पार्ट है। तो पैसिफिक ओशियन के कोस्ट पे आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आजकल आ रहे हैं एग्जाम में, आप चाहो तो देख सकते हो। ये CGL 2022-23 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, डन। थोड़ी सी बातें हमें कर लेनी चाहिए अबाउट द रेलवे लाइन। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट व्लादिवोस्टोक से शुरू होकर सेंट पीटर्सबर्ग तक खत्म होता है, जो कि पैसिफिक कोस्ट पे आपको व्लादिवोस्टोक देखने को मिल जाएगा। ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है जिसकी टोटल लेंथ 9289 किलोमीटर की है। ठीक है, व्लादिवोस्टोक सी ऑफ जापान में आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपकी जो रेलवे लाइन है वो इतनी बड़ी है कि ये यहाँ पर आपको 9 टाइम जोन देखने को मिलते हैं। कितने टाइम जोन को कवर करती है? तो ये 9 टाइम जोन को कवर करती है। ठीक, चलो नेक्स्ट। द क्रॉप एरिया अंडर द हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप ग्रू कंसिडरेबली ड्यूरिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन। सिंपल सी बात है, हरित क्रांति के समय सबसे ज्यादा तवज्जो, सबसे ज्यादा किसका प्रोडक्शन पे फोकस किया गया? किसकी हाई यील्डिंग वेराइटी को प्रोड्यूस किया गया? बाय द MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन से मुझे लगता है आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेंगे। 2 रीजन है। पहला तो भारत रत्न मिलना,
और दूसरा रीजन है कि अभी ही उनकी रिसेंटली ही डेथ हुई है, करेक्ट। तो दोनों ही करंट अफेयर्स के टॉपिक बन जाते हैं। तो आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ना होगा कि सेकेंड 5 ईयर के प्लान के समय हमारे देश में हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया एमएस स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। और वीट के प्रोडक्शन पे, वीट एंड राइस के प्रोडक्शन पे बेसिकली फोकस किया गया था। तो 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इंडिया के रिस्पेक्ट पे तो हमने बात कर ली, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड कैसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग को। एंड नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है 1970 में। इन्होंने हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ व्हीट को प्रोड्यूस किया था। चलिए, अब लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन द रेडियो ट्रांसमिशन, तो रेडियो ट्रांसमिशन में कौन सी लेयर हेल्पफुल रहती है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने एक लेयर के बारे में सुना होगा विच इज आयनोस्फीयर, ठीक है। हमारा जो आयन मंडल होता है या आयनोस्फीयर होता है, यहां से ही आपके सैटेलाइट कम्युनिकेट करती हैं या रेडियो सिग्नल का ट्रांसमिशन हो पाता है। लेकिन ऑप्शन में तो आयनोस्फीयर है नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि आयनोस्फीयर एक तरीके का पार्ट है आपके थर्मोस्फीयर का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, या 2 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर देती हूं आपको, यहां पर देख लेते हैं। देखिए, ये है आपकी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे नीचे है ट्रोपोस्फेयर, जिसको हिंदी में क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। जितनी भी आपकी वेदर से रिलेटेड एक्टिविटीज है कि रेनफॉल हो रही है, क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, आपके जो प्लेन्स वगैरह मूव हो रहे हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटी आपको ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिल जाएगी। ट्रोपोस्फेयर के आप ऊपर जाएंगे तो आपको मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको हम समताप मंडल के नाम से जानते हैं। और यहां पर आपको 50 किलोमीटर की हाइट पर, अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर की हाइट पर लगभग ओजोन लेयर देखने को मिलती है। तो ओजोन लेयर आपको ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलेगी। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जाओगे तो मीसोस्फेयर आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे मेट्रॉइड्स वगैरह एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका थर्मोस्फीयर, और थर्मोस्फीयर में आप देखेंगे यहीं पर आपका आयनोस्फीयर भी है। रेडियो ट्रांसमिशन के लिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में आपको जो लाइटनिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, जो अरोरा की घटनाएं देखने को मिलती हैं, वो भी यहीं पर होती हैं। और यहीं से आपको मेसोस्फीयर के जस्ट ऊपर से कार्बन लाइन देखने को मिलेगी। कार्बन लाइन वो एक इमेजिनरी लाइन है जिसके ऊपर आउटर स्पेस की शुरुआत हो जाती है। और सबसे ऊपर है आपका एक्सोस्फीयर, ठीक है। बहिर्मंडल के नाम से भी आप इसको जानते हैं, जहां पे आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, जहां पर अभी आपकी सुनीता विलियम्स गई हुई हैं, ठीक, डन। चलो नेक्स्ट, द सुंदरवन डेल्टा इज द होम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, वेरी इजी क्वेश्चन, इससे आसान प्रश्न तो मतलब बन ही नहीं सकता। तो सुंदरवन डेल्टा इंडिया की लार्जेस्ट वेटलैंड साइट है। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड कितने हो चुके हैं, 82, ओके। और यहां पर आपको बंगाल टाइगर मिलते हैं। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंगाल टाइगर के लिए सुंदरवन डेल्टा जाना जाता है, ठीक। ये पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी सीजीएल का क्वेश्चन है, मैंने एक भी क्वेश्चन खुद से फ्रेम नहीं किया है, सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू ही हैं, ठीक। हाउ थिक इज द लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर की थिकनेस आपसे पूछी है 25 to 45 किलोमीटर्स, 10 to 25, 10 to 200 एंड 5 to 10 किलोमीटर। जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर, इनमें से नेचुरल फाइबर कौन सा नहीं है। तो देखेंगे ये जो रेयॉन दिख रहा है, ये रेयॉन आपका सिंथेटिक फाइबर है जिसको आप लोग तैयार कर रहे हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पे फाइबर्स की 2 कैटेगरी है, एक है नेचुरल और दूसरे होते हैं सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर या तो प्लांट बेस्ड होते हैं या तो एनिमल बेस्ड होते हैं। प्लांट बेस्ड में जैसे कि कॉटन, जूट, ये सब आपके क्या होते हैं, प्लांट बेस्ड फाइबर में आते हैं, ठीक। और एनिमल फाइबर में आपके जो सिल्क, वूल, ये सब आपके एनिमल फाइबर में आते हैं। वही सिंथेटिक फाइबर में नायलॉन, पॉलिस्टर, इसके अलावा रेयॉन, ये सारी चीजें आपकी किस में देखने को मिलेंगी, सिंथेटिक फाइबर में। नेक्स्ट, आप लोग ने
कभी गार्डन वगैरह में हम गए होंगे या आपके घर में भी आपने प्लांटेशन किया होगा, तो आप लोग देखते कोई भी हम प्लांटेशन करते हैं और उसके आसपास इस तरीके से ये हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाल देते हैं, जिसके कारण सॉइल में एक मॉइस्चर बना रहता है और प्लांट को न्यूट्रिशन भी मिलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसे क्या कहा जाता है, सिंपल शब्दों में ये पूछा जा रहा है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। द बेयर ग्राउंड बिटवीन द प्लांट्स इज कवर विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर in order to retain soil moisture, this method is called। तो यहाँ पर ये जो आपने यहाँ ऑर्गेनिक सब्सटेंस डाल के रखा है, इस फिनोमेना को या इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, इस मेथड को हम क्या कहते हैं? तो इस मेथड को हम मल्चिंग के नाम से जानते हैं। मल्चिंग, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसमें क्या किया जाता है, जो टॉप सॉइल होती है उसे हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस से कवर कर देते हैं। ठीक है, जिसके कारण एक सॉइल में मॉइस्चर बना रहता है और फर्टिलिटी जो सॉइल की है वो इंप्रूव होती है। और इसके अलावा जो बीड होते हैं, जो खरपतवार होती है ना, उसकी ग्रोथ भी कम हो जाती है। इसलिए इस प्रोसेस को किया जाता है। अब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और आपके सिलेबस में वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है, बहुत डीप नहीं होती है, बहुत ही स्टैटिक वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय ब्लैंक माउंटेन। तो एशिया और यूरोप कंबाइनली इसको यूरेशिया बोल दिया जाता है, बट कोई ना कोई तो सेपरेशन होगा। तो एशिया और यूरोप के बीच में सेपरेशन कौन कौन कर रहा है? तो सबसे पहली बात, यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन से एक नदी भी निकलती है जिसका नाम है यूराल रिवर। आपका कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी, ये भी एशिया और यूरोप के बीच में बॉर्डर शेयर करते हैं। तो सही आंसर क्या है यहाँ पे? यूराल। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आप यहाँ पे यूराल माउंटेन देख सकते हैं, जहां से यूराल नदी भी निकलती है। एशिया और यूरोप के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर का काम बेसिकली ये करता है। इसके अलावा ब्लैक सी हो गया, कैस्पियन सी, ये भी एशिया और यूरोप को सेपरेट करने का काम करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें डन। चलो, इसके अलावा एक और चीज है जिसका नाम है कासिकस माउंटेन। तो ये कैसिकस जो माउंटेन है, ये भी एक नेचुरल बॉर्डर है बिटवीन एशिया एंड यूरोप। और यूरोप कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रुश, तो माउंट एल्ब्रुश आपको कैसिकस माउंटेन रेंज में ही देखने को मिल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट इंक्लूडेड इन द पंचनद? तो पंचनद में कौन सी शामिल नहीं है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। पंजाब 5 नदियों के दुआब का रीजन है और 5 नदियों में इंडस रिवर शामिल नहीं है, सिंधु नदी नहीं है। कौन कौन सी नदियां हैं? तो आप देखेंगे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास। इन 5 नदियों को हम पंचनद कहते हैं। भले ही बाद में नदियां सारी की सारी इंडस में, सिंधु नदी में जाके मिलती हैं, लेकिन पंचनद का हिस्सा इंडस नहीं है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, ये है धुआंधार फॉल, ये किस नदी पर है? तो ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो धुआंधार फॉल आपको जबलपुर में, मध्य प्रदेश में, भेड़ाघाट में, नर्मदा रिवर पे देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये जो लिस्ट है ये थोड़ी सी आपको देख लेनी चाहिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाटरफॉल आपको मैप में भी दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि चूलिया वाटरफॉल, ये भी आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलता है। फिर धुआंधार तो हमने देख लिया, धुआंधार वाटरफॉल। कपिल धारा, ये भी आपको नर्मदा रिवर पर ही देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और फॉल्स है, जैसे कि हुंड्रू फॉल। तो हुंड्रू फॉल आपको देखने को मिलेगा कहां पर? झारखंड में। ये देखिए, झारखंड में आपको हुंड्रू फॉल, राजरप्पा फॉल और जोहना फॉल आपको देखने को मिलते हैं। कहां पर? झारखंड में। और ये जो हुंड्रू फॉल है ये रांची में है। फिर जोग फॉल, जोग फॉल इंपॉर्टेंट फॉल है और ये आपको शरावती रिवर पर देखने को मिलता है, कर्नाटका में। तो यहाँ पर आपको जोग फॉल और कुंचिकल फॉल, ये दोनों फॉल आपको कर्नाटका में देखने को मिल जाएंगे। कुंचिकल फॉल आपको शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में देखने को मिलेगी। फिर आप यहाँ देख सकते हैं, ये है केम्प्टी फॉल। तो ये जो केम्प्टी फॉल है ये कहाँ पर है आपको? ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। ठीक, इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट फॉल देख लेते हैं। एक है चित्रकूट फॉल, जिसे न्याग्रा ऑफ इंडिया कहा जाता है, नियाग्रा फॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये छत्तीसगढ़ पे है और इंद्रावती रिवर पर है। किस नदी पर है चित्रकूट फॉल? इंद्रावती रिवर पर चित्रकूट फॉल है। फिर शिव समुद्रम जो फॉल है ये कावेरी रिवर पर आपको देखने को मिल जाएगा, कर्नाटका में। डन। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि फॉल से तो कैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, The headquarter of National Institute of Oceanography of India is located at। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहां पर है? तो ये गोवा, पणजी में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है।
यहाँ पर हमारे जो अर्थ साइंस या रिसर्च वर्क से एसोसिएटेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसकी एक छोटी सी लिस्ट है, हम देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी पणजी गोवा में है, जैसा कि हमने देख लिया। नेशनल जियोफिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में सिचुएटेड है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये मुंबई में है। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग में, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में एंड सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में है। ठीक है, मुझे पता है ये याद करना थोड़ी डिफिकल्ट होती है चीजें, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगी क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अर्थ कोर इज मेनली मेड अप ऑफ। यहाँ पे जो अर्थ का कोर है वो किससे बना हुआ है, तो हमें पता है निफे मतलब होता है आपका निकिल और आयरन से आपका अर्थ का कोर बना होता है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने सियाल, सीमा और नीफे के बारे में डेफिनेटली कभी ना कभी तो पढ़ा होगा। तो बेसिकली ये कंपोजिशन है आपके क्रस्ट का, ये कंपोजिशन है आपके मेंटल का और ये कंपोजिशन है आपके किसका, कोर का। ठीक है, कोर की बात करते हैं तो जो इनर मोस्ट लेयर होती है हमारे अर्थ की उसको हम कोर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मैं अर्थ का सरफेस बनाऊं तो सबसे ऊपर वाली लेयर को हमने क्रस्ट कहा है, क्रस्ट के बाद हमने मेंटल को लिया है एंड मेंटल के बाद हमने कोर को लिया है। तो यहाँ पे जो मेंटल और कोर है, मेंटल और कोर के बीच की जो डिफरेंस है या जो इसकी डिसकंटिन्यूटी है, इसे हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो मेंटल और कोर के बीच में जो हमने इमेजिनरी लाइन एज्यूम की है वो हमारी क्या है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब हमारा जो कोर है वो 15% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम है एंड 32.5% अर्थ के मास का आपको देखने को मिलेगा और कोर की डेंसिटी 9 से 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। फिर कोर को भी हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इनर कोर और आउटर कोर। इनर कोर सॉलिड है और आउटर कोर आपको जनरली लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, इतनी चीजें। तो इनर कोर इज इन अ सॉलिड स्टेट एंड आउटर कोर इन द लिक्विड स्टेट आपको देखने को मिलेगा। और इनर कोर और आउटर कोर के बीच में जो इमेजिनरी लाइन या डिसकंटिन्यूटी हमने तैयार की है उसका नाम है लिहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो लिहमैन और गुटेनबर्ग ये दोनों डिसकंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक, ये है मोनल। ठीक है, बहुत ही सुंदर सा पक्षी है। पूछा जा रहा है कौन से फॉरेस्ट में पाया जाता है। ठीक है, द बर्ड लाइक पीसेंट एंड मोनल आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तीतर की बात हो रही है, ये कहां पर पाए जाते हैं ये? आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस का मतलब होता है पतझड़ वन। एक समय आने पर जो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं वो आपके डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, जहां पर ये मोनल आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो डेसिडियस फॉरेस्ट आपको नदर्न एंड सदर्न दोनों हेमिस्फीयर में पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा आप देखेंगे यूरोप के एरिया में, ये अमेरिका का जो एरिया है यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें डन। तो अब डेसिडियस फॉरेस्ट की अगर बात कर रहे हैं तो देखो होता क्या है, अगर आप सबसे ऊपर जाओगे तो ऊपर क्या है, बर्फ जमी हुई है, पोलर एरिया है। पोलर एरिया के बाद आपको यहाँ पे जो ठंडा एरिया होता है, ठंडे जो प्रदेश होते हैं वहां पे टुंड्रा वन पाए जाते हैं, टुंड्रा फॉरेस्ट। टुंड्रा के नीचे आओगे तो टैगा फॉरेस्ट, टैगा के बाद टेम्परेट फॉरेस्ट और फिर आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, आप याद रख सकते हो। जितना आप एल्टीट्यूड पे ऊपर की तरफ जाओगे तो फॉरेस्ट आपके चेंज होते जाएंगे। जितना ऊपर जाओगे तो आपको चीड़ वगैरह के वन देखने को मिलते हैं, वो कांटेदार पत्तियां वाले वन देखने को मिलते हैं, क्योंकि ठंडे एरिया पे आपको कांटेदार पत्तियां देखने को मिलती हैं। मतलब टुंड्रा मिलेंगे, फिर टैगा मिलेंगे, फिर टेम्परेट और फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली ये सिक्वेंस है। अब यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट की बात हो रही है, पतझड़ वनों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर ये सर्टेन समय आने पर अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं और फिर नई पत्तियां यहाँ पे कुछ समय बाद आती हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट के लिए 30 से लेकर 60 इंचेस आपको एनुअली रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। आप देखेंगे मैपल ट्री, इसके अलावा ओक ट्री, आपके जो यहाँ पे वाइल्ड फ्लावर है, हिकोरी ट्रीज है, ये सब आपके डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। अगेन एक और क्वेश्चन आपकी विंड से है, लोकल विंड से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखो PYQ सॉल्व करने से 2 फायदे होते हैं, एक तो मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मिल जाती है और आपको आइडिया हो जाता है यार कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ट्रेंड चल रहा है CGL में, कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक है जिनको हम नहीं छोड़ सकते। तो ये फायदा होता है। ठीक है, तो हॉट ड्राई विंड ब्लोइंग इन द नदर्न प्लेन इन इंडिया नोन एज द
लू, सभी को पता है, बहुत इजी प्रश्न है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देख सकते हैं ये नदर्न इंडिया के पार्ट में यहाँ पर लू चलती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में, जिसे हम नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी के नाम से जान रहे थे। यहाँ पर केरला और में देखो आप, यहाँ पर केरला कर्नाटका में मैंगो शावर और चेरी ब्लॉसम आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ऐसा नहीं कि लोकल विंड केवल इंडिया में है, पूरे वर्ल्ड में लोकल विंड चलती है, ठंडी हवाएं भी चलती है और गर्म हवाएं भी चलती है। फॉर एग्जाम्पल हरमट्टन, हरमट्टन क्या है आपकी, अगेन ये हॉट विंड है, और हरमट्टन जो है वो आपको सहारा डेजर्ट के एरिया में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कमसिन, तो कमसिन बेसिकली जो हवाएं हैं ये भी गर्म हवाएं हैं जो आपको इजिप्ट में देखने को मिलेंगी, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर के पास देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है चिनूक, ये हेलीकॉप्टर नहीं है, अगेन चिनूक आपकी एक हॉट विंड है जो कि आपको रॉकी माउंटेन में देखने को मिलेगी। तो ये कुछ और एडिशनल विंड की इंफॉर्मेशन है जो आप याद रख सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेटेड ओवर द, अभी देखो साइक्लोन रेमल आया हुआ था और ये कहाँ पे जनरेट हुआ था, बे ऑफ बंगाल में, और ये भी आपका क्या था, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन था, राइट। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली बे ऑफ बंगाल में आपको देखने को मिलेंगे इंडिया के रिस्पेक्ट में। ऐसा नहीं बोल रही कि अरेबियन सी में नहीं जनरेट होते, अरेबियन सी में भी जनरेट होते। अगर 10 साइक्लोन या 20 साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हो रहे हैं तो उनमें से एक कोई होगा जो कि अरेबियन सी में ओरिजिनेट होगा, तो इसलिए यहां पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कहां पर है, बे ऑफ बंगाल में है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वर्ल्ड वेटेस्ट प्लेस, सबसे ज्यादा कह सकते हैं बारिश वाला स्थान हमारे इंडिया में कौन सा है, तो मासिम राम या मौसिम राम आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि खासी हिल मेघालय में है, और यहां पर आप देखेंगे एवरेज 11,872 मिलीमीटर की रेनफॉल आपको देखने को मिल जाएगी। डन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय द एक्सोजेनिक फोर्स। अब यहाँ पे दो प्रकार के फोर्स है, एक एंडोजेनिक है और एक एक्सोजेनिक है। एंडोजेनिक का मतलब जो अंदर हो रही है, जो अर्थ क्रस्ट के अंदर मेंटल में, कोर में जो एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि अर्थक्वेक हो रहा है, वोल्केनो इरप्शन की बातें हो रही हैं, तो ये सब अंदर होने वाली एक्टिविटीज हैं, इनको हम एंडोजेनिक प्रोसेस या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एक्सोजेनिक फोर्स क्या होते हैं, जो आप रियल लाइफ में आजू बाजू आसपास देख रहे हैं कि तेज हवाएं चल रही हैं जिसके कारण सॉइल इरोजन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग फ्लड को देखते हैं, तो ये जो सारी नेचुरल फिनोमेना जो आपको अर्थ क्रस्ट के ऊपर देखने को मिल रही हैं वो आपके एक्सोजेनिक फोर्स का पार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो लैंडस्लाइड है, सॉरी अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, ये सब आपके एंडोजेनिक है, जबकि इरोजन आपका एक्सोजेनिक फोर्स की कैटेगरी में आता है। तो एक्सोजेनिक फोर्स को हम एक्सटर्नल फोर्सेस भी कहते हैं, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण जनरेट होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके वेदरिंग है, आपका सॉइल इरोजन है, ये सारी एक्टिविटीज आपकी कहलाती हैं एक्सोजेनिक फोर्स में, ठीक। डन। एंड दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज प्रेजेंट इन उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा नदी बेसिन है, नर्मदा, महानदी, कृष्णा या कावेरी। बहुत आसान प्रश्न है और ये क्वेश्चन भी सीजीएल ने पूछा हुआ है। तो बहुत आसान प्रश्न सीजीएल ज्योग्राफी से पूछता है, ऐसे बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं स्टडी करनी है, लेकिन हाँ कोई भी टॉपिक आप पढ़ो, जैसे कि आप अगर फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हो या आप हमारे नेशनल पार्क्स के बारे में बात कर रहे हो, वाटरफॉल्स के बारे में, तो थोड़ा सा डीप में पढ़ो उन पर्टिकुलर टॉपिक को, सब कुछ नहीं पढ़ना है। और हाँ, अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने बैठ रहे हो तो स्टैटिक पॉइंट्स पढ़ो, कि जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया उठा लिया या अफ्रीका उठा लिया, कौन कौन से डेजर्ट है, कौन से माउंटेन है, कौन सी विंड चलती है, कौन से लेक्स है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा इसकी कोस्टल बाउंड्री देख ली, कौन सा प्रोडक्शन ये लोग बेसिकली करते हैं, कौन सा स्पेशल माइनिंग एरिया है। तो कुछ स्टैटिक पॉइंट्स ही आप पढ़िए, और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो बता भी दूंगी, मतलब जो स्टैटिक पॉइंट्स है, ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट है, 7 वीडियोस लगेंगे, तो 7 वीडियोस में आप लोगों के लिए बना दूंगी एग्जाम से पहले, ठीक है। डन। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो टेक केयर।